आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात ये भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थना है। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में युद्ध कला, द्वंद्व युद्ध कला का धर्म के साथ का संबंध, आध्यात्म के साथ का संबंध, इस विषय पर आगे बात करूंगा। जो द्वंद्व युद्ध कला मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, उसकी अंतिम प्रक्रिया है, वो इस तरह की प्रक्रिया है कि नौवीं प्रक्रिया है, वो इस तरह की प्रक्रिया है कि जिसमें प्रतिस्पर्धी को उठाना है, उसका मुंह आकाश की ओर हो, इस तरह से उठाना है। अपनी पीठ पर उसका मुंह रहेगा आकाश की ओर, इस तरह से पीठ के बल पर दोनों की पीठ एक दूसरे के साथ मिलेगी। जो उठाएगा उसका चेहरा धरती की ओर आएगा, और जो ऊपर है, जिसका शरीर ऊपर है, उसका मुंह आएगा आकाश की ओर। इस तरह से उठाना है। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो रिलैक्सेशन की प्रक्रिया है। जिस प्रतिस्पर्धी के साथ तुमने द्वंद्व युद्ध किया, तो अंत में जो प्रक्रिया होती है, दोनों को करना है। समझ लो कि मेरा प्रतिस्पर्धी है, एक बार मेरी कमर पर मैं उसे उठाता हूं और उसकी कमर को मैं रिलैक्स करवाता हूं, फिर वो मुझे उठाएगा अपनी कमर पर। और ये सबको समझना है कि जो हमारी रीढ़, हमारा जो काम है, जो दिनचर्या है हमारी, उसका अगर आप ठीक से अभ्यास करोगे तो इस तरह की हमारी दिनचर्या है कि हमारा शरीर आगे ही झुकता है। आगे हर दिनचर्या, जो भी दिनचर्या है हमारी, इसमें हमारा शरीर आगे की ओर झुकता है। हम पीछे की ओर झुकते ही नहीं, पीछे की ओर जाते ही नहीं। तो इस तरह का व्यायाम है जिसपे कमर को पीछे की ओर मोड़ना है, उस व्यायाम से परिचित हो जाना जरूरी है। और मैं जो तुम्हें दिखा रहा हूं, द्वंद्व युद्ध की अंतिम प्रक्रिया, ये रीढ़ की हड्डियों को, उसकी जो स्थिति स्थापकता है उसको बढ़ाने में बहुत सहाय रूप प्रक्रिया है। अगर शारीरिक रूप से देखें तो इस प्रक्रिया में जो रीढ़ का लचीलापन है वो बढ़ जाता है। रीढ़ की जितनी हड्डियां हैं उसके बीच योग्य अंतर बनता है। आपको एक आराम लगेगा, अगर ये प्रक्रिया ठीक से होगी तो आपको आराम लगेगा। और द्वंद्व युद्ध का जो डेमोस्ट्रेशन है उसमें तो मैं आपको दिखाऊंगा ही कि किस तरह से ये प्रक्रिया करनी है। लेकिन प्रक्रिया इस तरह की है कि जिसमें रीढ़ को अच्छी तरह से रिलैक्स करना है। दोनों को, प्रतिस्पर्धी की जो रीढ़ है उसके रीढ़ को ठीक से रिलैक्स करना है। अब रीढ़ के साथ जुड़े हुए जो भीतर की सारी प्रक्रियाएं हैं, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस है हमारे भीतर, जैव रासायनिक प्रक्रिया चलती है हमारे भीतर, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया जरूरी है, कि जितना जरूरी है हर जैव रासायनिक प्रक्रिया को उतना ऑक्सीजन मिले, और जो बिन जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड है, विषाक्त द्रव्य है भीतर, जो शरीर में से बाहर न निकले तो शरीर के लिए शरीर को रोग पैदा करते हैं। इस तरह के जो विषाक्त द्रव्य है, वायु है, प्रवाही है, उसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, सारी की सारी आप प्रक्रिया ले लो,
जैसे कि ब्लड का घूमना भीतर की ओर, या चेता तंत्र में चेताओं द्वारा संवेदनाओं का बहना, हृदय द्वारा रुधिर का बहना, या किडनी द्वारा मूत्र तैयार होना, बाहर फेंकना, या इंटेस्टाइन द्वारा जो आंत है उसमें से जो भोजन है उसमें से पोषण को ग्रहण करना, और जो बिन जरूरी पदार्थ है वो मल स्वरूप में बाहर फेंकना। इस तरह की जो भी छोटी मोटी प्रक्रियाएं है भीतर, अब ठीक से समझो, उसका पूरा आधार रीढ़ के स्वास्थ्य पर है। आपकी रीढ़ जितनी स्वस्थ, जितनी लचीली, जितनी फ्लेक्सिबल, उतना आपका चेता तंत्र उससे प्रभावित होता है। चेता तंत्र की जो चेताएं हैं, जो संवेदना ले जाती है, और माइंड द्वारा जो ऑर्डर दिए जाते हैं अलग अलग ऑर्गन्स को कि इस तरह से काम करना है। कुछ ऐसे ऑर्डर है जिसे जो हम जानते हैं, हम अपनी इच्छा से करते हैं कुछ ऑर्डर, लेकिन कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जो अपने आप होते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता किस तरह से माइंड काम करता है। जब तक तुम जागरूक नहीं होते, पूरी तरह से मन को समझते नहीं, शरीर को समझते नहीं, मन और शरीर का संबंध जब तक तुम ठीक से जानते नहीं, तब तक तुम्हें पता नहीं कि ऐसे कितने ऑर्डर है माइंड द्वारा ऐसे ही शरीर को मिलते हैं कि इस तरह से काम करना है हर ऑर्गन को। अब इस तरह का जो व्यवहार है, व्यवहार प्रति व्यवहार है शरीर का और मन का, ये जो है इसका जो मुख्य आधार है वो है चेता। आपके शरीर में एक चेता तंत्र फैला हुआ है, हर एक कोष के साथ इसको संबंध है। जितने कोष समझ लो आप, जितने कोष भीतर उतनी रक्तवाहिनी भीतर, छोटी छोटी। जिस तरह से आप पेड़ का कोई वृक्ष है, उसका अगर आप पत्ता ठीक से देखो तो उसमें कैसा जाल होता है, इसी तरह का जाल हमारे भीतर है। एक है रक्तवाहिनियों का जाल, जितने कोष समझ लो, जितने छोटे से छोटा भी जो कोष है वो ऐसे ही नहीं है। अगर तुम्हें लगता है इस कोष का क्या उपयोग है, इस तरह से नहीं है। हर एक कोष का अपना एक स्पेसिफिक रोल है शरीर में। हर एक कोष के साथ जुड़ती है एक तो रुधिर वाहिनी, और उसके साथ जुड़ता है चेता तंत्र की चेता, हर एक कोष के साथ। और जब तुम्हारे भीतर बीमारी शुरू होती है, मैं तुम्हें कहता हूं पहले एक कोष बीमार होता है, तुम्हें पता नहीं चलता। अगर तुम्हें बुखार आता है तो एक दिन में बुखार नहीं आ सकता। बुखार प्रकट होने के लिए कम से कम 72 आवर्स चाहिए, कोई भी बुखार हो तुम्हारे भीतर। तो अगर कोई जागरूक व्यक्ति को बुखार आ जाए तो उसकी जागृति पर जरा शंका करना कि 72 आवर्स आप सोए रहे, पता नहीं चला। अगर बुखार आ जाए, आपके शरीर में से बुखार आ जाए, तो उसका अर्थ है कि 72 आवर्स जो भीतर कुछ चला है, या तो आपका ध्यान था, आपने बेध्यान रहे, या आपका ध्यान था ही नहीं। कोई बुखार एक दिन में बाहर नहीं आता। और मैं तुम्हें कहता हूं कि किस लिए कोष महत्वपूर्ण बात है। एक छोटा सा कोष है शरीर का, वो महत्वपूर्ण बात इसलिए कि समझ लो एक वायरस अपना प्रजनन कर रहा है, वो अपना अड्डा जमा रहा है, पहले एक कोष को वीक करेगा। वो कोष वीक होता होता दूसरे कोष में वो कीटाणु है वो प्रवेश कर जाएंगे, वो जीवाणु प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह से 3 कोष वीक होंगे, 4 कोष वीक होंगे, धीरे 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 कीटाणु फैलते जाएंगे शरीर में। तो हर एक कोष है, उसका अपना एक स्पेसिफिक रोल है। इवन शरीर को जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है उसमें भी उसका बहुत बड़ा रोल है। और ऐसा समझो, हर एक छोटा सा कोष उसके साथ चेता तंत्र की चेता है, ऐसा समझना है। चेता तंत्र का काम है संवेदनाओं का वहन करना। संवेदना का अर्थ क्या है? समझ लो मक्खी नाक पर बैठी, तो तुम्हें पता चलता है कि मक्खी नाक पर बैठी, तो वो एक भीतर छोटी चेता है, वो संदेश ले जाती है कि कुछ बैठा, कोई इंसेक्ट है, कोई जीवाणु है, वो नाक पर बैठा। तो ऐसा भीतर संवेदना जाती है और मन से ऑर्डर आता है कि इसको उड़ाना है, तो हाथ को वो ऑर्डर करता है, तुम्हें पता भी नहीं, हाथ उठ जाता है। जैसा इंसेक्ट आके बैठता है तो तब तुम्हें कोई अर्थघटन करने की जरूरत नहीं, माइंड अपने आप अर्थघटन करता है। अगर वो इंसेक्ट हमारे लिए डेंजरस है
शरीर के लिए डेंजरस है। तुम अभी कुछ जजमेंट लो बाहर से, तुम्हारा मन जजमेंट ले, इससे पहले ऑर्डर आ जाता है कि माइंड का एक हिस्सा ऐसा है हमारे भीतर जो अपने आप काम करता है, स्वयंभू। तुम्हें उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑर्डर नहीं देना पड़ता माइंड को कि चलो अब हाथ को ऑर्डर दो, हाथ को उठाओ, तब हाथ नाक पर जाएगा। वो क्रिया अपने आप होती है। हां, यह बात जरूर है कि हमें इस क्रियाओं से ठीक से परिचित होना है। तो मैं ये समझा रहा हूं कि पूरा का पूरा जो चेता तंत्र है हमारे शरीर का, उसका संबंध है हमारी रीढ़ का जो स्वास्थ्य है उसके साथ। ऐसा समझो कि कोई भी मानसिक बीमारी डायरेक्ट तुम्हें नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन में अगर डिप्रेशन आया तो डिप्रेशन ऐसे ही नहीं आ सकता। तुम्हारे जीवन में अगर चिंता आई और चिंता के प्रति अगर चिंता की कोई घटना है और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में अगर चिंताएं बढ़ती जा रही है, नकारात्मक भाव जीवन में बढ़ते जा रहे, बोझिल जीवन लगता है, तो वो भौतिक रूप से अगर हम देखें, शरीर को भौतिक रूप से अगर हम देखें, तो मैं कहता हूं कि तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, तुम्हारी जो रीढ़ है वो अस्वस्थ हो रही है। वो ठीक से उसका जो लचीलापन होना चाहिए वो लचीलापन नहीं है। रीढ़ स्थिति स्थापक होनी चाहिए। जितनी आपकी रीढ़ स्वस्थ, लचीली, स्थिति स्थापक, आपके जीवन में नकारात्मक भाव हो नहीं सकते। ठीक से समझो उसका भौतिक रूप। क्यों? इसका यह कारण है कि भीतर का जो स्पेस है, भीतर की जो स्पेस है जिसे हम कहते हैं अंतर अवकाश, आत्मा अवकाश है, भीतर का सूक्ष्म अवकाश है, लेकिन अनंत अवकाश है। ये जो सूक्ष्म अवकाश के साथ आपको संबंध बनाना है, यह संबंध ऊपर से बनेगा, ऊपर से। कृष्ण जो कहते हैं कि ऊर्ध्व मूलम, मनुष्य का जो जीवन है, इस जगत में जो अस्तित्व है, मनुष्य जो जी रहा है, तो उसके मूल आकाश में, आकाश में। तो अगर तुम्हें ठीक से आत्मा से परिचित होना है तो ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, ऊपर की ओर, ऊपर के क्षेत्र को समझना होगा। आत्मा को समझने के लिए जब भी शक्ति पैदा होती है, तुम्हारे भीतर शक्ति पैदा होती है, तो आखिर वो शक्ति आती है रीढ़ के संपर्क में। ठीक से समझना, क्योंकि रीढ़ है वो नीचे का जो निम्नतम हिस्सा है, शरीर का निम्नतम हिस्सा, जिसे अगर हम कहें तो मूलाधार चक्र, वहां से लेकर जो शरीर का ऊपर, शरीर की अगासी का हो, सहस्त्रार चक्र या शिव केंद्र, जो अनंत अवकाश है, भीतर का सूक्ष्म अवकाश, इसके साथ जो संबंध रचता है, और एक जो संबंध है हमारा सबसे निम्नतम चक्र, जिसके कारण हम संसार के संपर्क में, ये दोनों को जोड़ने वाला ब्रिज है रीढ़। तुम्हारे भीतर जब कोई भी शक्ति का एक भी तरंग पैदा हुआ, तो वो शक्ति आखिर में आती है, वो विद्युत है, जो शक्ति की विद्युत है, वो बहने के लिए आती है रीढ़ के संपर्क में। क्योंकि सारी की सारी चेताएं, सारी की छोटी से छोटी भी चेता की जो संवेदना है, वो रीढ़ से बाहर नहीं हो सकती, रीढ़ में से ही जाना पड़ता है। कोई भी संवेदना अगर जाती है तो तुम्हारी रीढ़ में से जाती है। तो अगर रीढ़ तुम्हारी अस्वस्थ है, तुम बैठने का तरीका ठीक से जानते नहीं हो, खड़ा रहने का तरीका ठीक से जानते नहीं, तो धीरे 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 तुम्हारी रीढ़ अपना लचीलापन खोती जाती है। जो रीढ़ के मणके है उसके बीच योग्य डिस्टेंस चाहिए। लचीलापन इसलिए जरूरी है, रीढ़ समझो एक माला ही है, जिस तरह से माला के मणके, और उसके बीच माला के जो मणके है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अगर वो एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे तो तुम्हारे भीतर चेता तंत्र संबंधित रोग शुरू होने लगेंगे। धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हर एक रीढ़ की जो दो हड्डी है उसमें से भी छोटी छोटी चेताएं ऊपर जाती है, उसमें से ऊपर भी जाती है, और ऊपर माइंड से जो आता है उस संदेश को लेकर
वो चेताएं सारे शरीर में फैलती है। तो रीढ़ की दो हड्डियों के बीच में से भी चेताएं पसार होती है। अगर अब रीढ़ को ठीक से संभाला न गया, उसका लचीलापन खोता गया, तो दो रीढ़ के जो मणके हैं वो एक दूसरे के साथ एक हो जाते हैं। और ऐसे लोग मैंने देखे जिसकी पूरी रीढ़ कैल्सिफाइड हो जाती है, पूरी की पूरी रीढ़। वो अपना अगर चेहरा भी मोड़ना चाहे तो वो मोड़ नहीं सकते, दोनों साइड इतनी कैल्सिफाइड हो जाती है, रीढ़ सारी दब जाती है। और फिर हो जाता है पैरालिसिस होता है। तो उसका एक कारण है कि तुम्हारा रीढ़ स्वस्थ नहीं है, तुमने रीढ़ पर ध्यान ही न दिया। तो धीरे 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 रीढ़ की हड्डियां एक दूसरे के साथ जुड़ती गई, और उसमें से जो चेताएं निकलती है, अनेक प्रकार की चेताएं होती है। वो दो मणकों में से जो बीच दो मणकों में से निकलती हुई चेताएं, उसका संबंध छोटे छोटे ऑर्गन्स के साथ है, छोटे छोटे जॉइंट्स के साथ। हाथ की जो कोणी है उसके साथ जुड़ी हुई चेता कुछ एक मणके से जाती है। पैर के जो घुटन है उसके साथ जुड़ी हुई चेताएं हैं, वो कुछ अलग मणकों के बीच में से निकलती है और ऊपर जाती है। इस तरह से सारी चेताओं का जो जाल है वो हमारे भीतर फैला हुआ है। और अगर ठीक से हम रीढ़ का स्वास्थ्य संभाल न सके तो तुम्हारी बीमारी धीरे 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 बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर रीढ़ को तुम ठीक से सीधी नहीं रख सकते तो तुम्हारे भीतर जो ऑक्सीजन चाहिए, जो शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारे शरीर में अगर रोग पैदा होता है तो वो एक दिन में पैदा नहीं होता है। पहले तो तुम्हारी रीढ़ का स्वास्थ्य बिगड़ता है, पहले रीढ़ बिगड़ती है तुम्हारी, कि रीढ़ तुम ठीक से रीढ़ की जो एक्सरसाइज है तुमने जानी नहीं है, वैज्ञानिक रूप से जाना नहीं है शरीर, तो रीढ़ का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। इसके साथ फेफड़े की सबसे पहला जो असर होता है, अगर तुम ऐसे वांके चूंके बैठे हो, ढीले डफाड़ बैठे हो, तो फेफड़े की जो ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। देखना, तुम्हारी सांस गहरी नहीं होगी। तुम जितनी कमर ढीली करके बैठोगे तो सांस ऊपर ऊपर चलेगी, ऊपर ऊपर। तो भौतिक रूप से भी देखे तो जितनी गहरी सांस जाएगी भीतर, जितनी गहरी जाएगी उतना गहरा उच्छ्वास बाहर फेंका जाएगा। ये दोनों साथ चलते, जितनी गहरी सांस उतना गहरा उच्छ्वास। सांस अगर ऊपर ऊपर चल रही है तो उच्छ्वास भी ऊपर ऊपर चलेगा। तो भीतर से जितना विषाक्त द्रव्य है जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, जो शरीर में डिकम्पोजिशन, जो शरीर को पोषण देने वाले पदार्थ है उसको तोड़ा जाता है, भीतर तोड़ा जाता है। एक सूक्ष्म आग है आंत के अंदर, हमारे भीतर इसे सूक्ष्म आग है, आग ही है समझो। आग का ही काम है, उसका काम है जलाना। जिस तरह से हम आग में डालते हैं कोई पदार्थ और वो जलाती है आग, इस तरह की ही आग समझो। जिसने सूक्ष्म रूप से जाना, दर्शन किया भीतर का, उसने तो आग ही जाना। अगर आप पुराने भारत के शास्त्रों के वर्णन देखोगे, योग संबंधित या स्वास्थ्य संबंधित, आयुर्वेदिक संबंधित, तो उसमें आग कहा गया कि एक सूक्ष्म अग्नि है। जठराग्नि कहा गया कि जठर की एक अग्नि है भीतर जो जलाती है। जब हम कोई पदार्थ खाते हैं, भोजन लेते हैं, तो वो जलाया जाता है, सूक्ष्म अग्नि है हमारे भीतर, उससे जलता है, वो उसका धुआं बनता है भीतर। वो धुआं बाहर निकल जाना चाहिए पूरा का पूरा। और अगर रीढ़ की पोजीशन ठीक नहीं है आपकी, आप ढीले ढफाड़ बैठे रहते हो और उस पर आपने अगर ध्यान न दिया तो पूरा विषाक्त द्रव्य जो धुआं बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकलता, वो रहता है भीतर। अब वो भीतर रहता है तो वो भीतर फैलता है। अगर वो धुआं भीतर फैलता गया, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक से बाहर नहीं आ रहा, विषाक्त द्रव्य है वो अगर ठीक से बाहर नहीं फेंके जाते तो वो अंदर जाएंगे, वो अंदर ठहरेंगे, वो अंदर सॉलिड पदार्थ हो सकता है। इस तरह की बीमारियां हैं मनुष्य में कि वायु था समझो, कार्बन डाइऑक्साइड वायु था भीतर। अगर जॉइंट्स की बीमारी हो रही है तो उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड रूप में जमा हो रहा है तुम्हारे शरीर में। जॉइंट्स की बीमारी में होता यह है
कि पूरा का पूरा जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाना चाहिए वो नहीं निकला, तो वो सॉलिड फॉर्म ले लेता है, वो लैक्टिक एसिड बन जाता है भीतर। और इसके क्रिस्टल होते हैं, जिस तरह के सॉल्ट के क्रिस्टल तुम देखते हो, मीठा है या शुगर है, उसके जो क्रिस्टल होते हैं, इस तरह के क्रिस्टल जॉइंट्स में आ जाते हैं, जॉइंट्स की चेता दब जाती है, ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है वहां, पूरे के पूरे जॉइंट्स बिगड़ सकते। अगर तुम रीढ़ को सीधी रखना न सीखो तो पूरे के पूरे जॉइंट्स बिगड़ सकते। और आध्यात्मिक रूप से भी देखें तो तुम्हारे भीतर जब शक्ति पैदा होती है तो उसको बहने का मार्ग चाहिए। अगर तुम्हें ऊपर की ओर जाना है, धर्म की दिशा है क्या? धर्म क्या है मैं तुम्हें समझाऊं। धर्म है वो कला जिसमें भीतर की जो शक्ति है, जो पैदा होती है, भीतर की जो शक्ति जिसके साथ हमारा अभी संबंध है। तो जीव का जब तक संबंध है उस शक्ति के साथ, बहिर्मुखी शक्ति है जो हमारे भीतर भोजन से पैदा होती है, उससे बहने के लिए मार्ग चाहिए। या तो वो नीचे से बहेगी, काम वासना से बहेगी, नीचे की ओर बहेगी, गुरुत्वाकर्षण की ओर बहेगी। क्योंकि एक बार शक्ति पैदा हुई तो तुम समझो तुम्हारे भीतर, हमारे भीतर एक वायरिंग ही है, वायर ही है। चेता तंत्र जो मैं तुम्हें कहता हूं वो एक तरह के वायर समझो। तुम जैसे स्विच, एक जगह स्विच चालू करते हो और वहां से विद्युत बहना चालू होती है, फिर तुम बीच में नहीं रोक सकते, वो डायरेक्ट दूसरे अंतिम छोर पर पहुंचेगी। समझ लो कि वहां कोई बल्ब तुमने रखा है तो बल्ब में चली जाएगी विद्युत, बल्ब का प्रकाश हो जाएगी, वो विद्युत कन्वर्ट हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगी, वो बीच में ठहर नहीं सकती। इसी तरह से हमारे भीतर भी जब विद्युत पैदा होती है, जहां भी विद्युत शक्ति पैदा होती है तो समझो वो विद्युत के रूप में हमारे भीतर। जब तुम कहो कि शक्ति पैदा हुई भीतर, पोषण शरीर ने लिया, हमने जो भोजन लिया उसमें से शक्ति पैदा हुई नाभि केंद्र के पास, तो वो शक्ति को बहने के मार्ग है। अगर ऊपर का पूरा खुला है, तुम्हारा चेता तंत्र खुला है ऊपर का पूरा, तो वो शक्ति ऊपर की ओर चली जाएगी, त्रिनेत्र की ओर चली जाएगी, कंठ से ऊपर का क्षेत्र, दो भ्रमर के बीच, वहां चली जाएगी। वो द्वार है। शरीर में ठहरा हुआ जो आत्मा है, आत्मिक शक्ति है, उसको संपर्क करने का जो मुख्य द्वार है उसे हरिद्वार कहा जाता है। क्योंकि वहां से जो भीतरी जीवन है, हमारे भीतर आत्मा का प्रागट्य है, आत्मा की शक्ति है, वो संपर्क करती है इस द्वार से। तो भीतर से शक्ति अगर पैदा होती है और ऊपर के क्षेत्र खुले हुए हैं तो वो ऊपर की ओर चली जाएगी। ये इसका लेबोरेटरी चेकिंग को, जैसे जैसे तुम्हारा जीवन आगे बढ़े, तुम्हारे जीवन में चिंता घटनी चाहिए, ये इसका प्रमाण है। तुम्हारे जीवन में बोझिल भाव घटने चाहिए, तुम्हारे जीवन में उत्साह बढ़ना चाहिए, ये इसके लक्षण है। अगर ऊपर का क्षेत्र खुला होता है, जब तुम्हारे ऊपर के क्षेत्र गले से ऊपर त्रिनेत्र की ओर जब विद्युत बहती है, तो इसके लक्षण है कि तुम्हें जीने में उत्साह लगेगा, उत्साहपूर्ण जीवन, बोझिल नहीं। बोझिल है तो उतना, उसका इतना ही अर्थ समझो, भौतिक अर्थ इतना है। बोझिल जीवन है, उसका अर्थ है कि ऊपर के क्षेत्र खुले नहीं है। तुम बहाना मत बनाना कि यहां परिस्थिति ऐसी है, मक्खियां बहुत है, गर्मी बहुत है, ऐसे सारे लोग रहते हैं, अन्याय है, इसके कारण मुझे तकलीफ हो रही ना। कोई तकलीफ नहीं हो सकती। मैं तुम्हें कैसा ही वातावरण कहीं भी तुम्हें रखा जाए, अगर तुम्हारे ऊपर के क्षेत्र खुले हैं पूरे पूरे के पूरे, तुम्हारी रीढ़ स्वस्थ और चेता तंत्र स्वस्थ, तो तुम्हारे भीतर विद्युत पैदा होती है, वो ऊपर की ओर बह जाती है, स्पेस की ओर बह जाती है। तुम्हारे भीतर जो गड़बड़ होती है, भाव चक्र गड़बड़ होता है, उसका कारण है कि भाव चक्र की शक्ति जब हर एक चक्र की एक शक्ति है, उसको संभालने वाली शक्ति, और जब तक वो स्वस्थ है आपका चक्र, वो चक्र स्वस्थ है, तब तक आपको स्वस्थता का अनुभव होता है, स्वास्थ्य का अनुभव होता है। भाव चक्र अगर आपका शुद्ध है, शांत है, तो आपके भीतर हल्कापन लगता है, ये इसकी निशानी है। अच्छा लगता है
किसी के भी साथ तुम मित्रतापूर्ण रहते हो, सबके साथ प्रेम लगता है, प्रेम का भाव लगता है कि सब अपना ही लगता है। ऐसा नहीं कि पराया, ये आया कहां आया, इसे भी चाय पिलानी पड़ेगी, ऐसा भाव। ऐसी राह देखते हैं भीतर से कि कोई आए तो मेरा ये दे दो। ये इसकी निशानी है कि हल्कापन है भीतर, कि कोई आया तो रेजिस्टेंस नहीं आएगा भीतर से। तो ये भाव चक्र की बैलेंस दिखाता है। ये भाव चक्र पर जब विद्युत बढ़ जाती है, तुम ऐसा वैसा, शरीर पचा सके न पचा सके, स्वाद के कारण मसाला डोसा क्षमता थी 1 में खा गया 5, अब जो 5 में खा गया उसका होगा क्या? हाँ, जितना शरीर की कैपेसिटी होगा वो आगे पीछे से गैस निकाल देगा, मल मूत्र भी निकल जाएंगे, लेकिन आप इतना मत समझना कि इससे वो निकल गया। अभी नहीं निकला, वो 8 घंटा रहेगा, घूमेगा मसाला डोसा। जो मोटू राम ने बनाया हुआ मसाला डोसा है वो ऐसे निकलेगा ही नहीं। खंजरी ने बनाया होता तो 8 घंटे में निकल जाता, लेकिन मोटू राम ने बनाया है तो 16 घंटा समझो, तो वो ब्लड में रहेगा डोसा। अभी घूम रहा है डोसा, ऐसा मत समझना कि तुम्हारे मल मूत्र निकल गए 8 घंटे के बाद तो डोसा शरीर से बाहर निकल गया, नहीं निकला है। जो डोसा का सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म डोसा समझो, वो अभी ब्लड में घूम रहा है, ब्लड में घूम रहा है। और ऐसे समझो, मैं कहता हूं चक्र, तुम समझो ग्लैंड। बायोलॉजिकल रूप से देखा जाए तो वहां एक सूक्ष्म ग्लैंड है, शरीर के जो उपयोगी कर्म है उसका नियमन करने वाली ग्लैंड्स है, सारी ग्रंथियां हैं भीतर। जहां भी मैं चक्र बताऊं, 4 मुख्य भौतिक स्थान, शरीर के 4 स्थान को ठीक से समझना है। एक है नाभि से नीचे, जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र, ये नाभि से नीचे का भौतिक भाग, वहां ग्लैंड मिलेगी तुम्हें। इस तरह की ग्लैंड कि जैसे मनुष्य धारण करता है कि ये स्त्री स्वरूप हो गया, ये पुरुष स्वरूप हो गया, ये ग्लैंड नियमन करती है कि तुम्हारी शक्ति को पुरुष स्वरूप में प्रकट करनी है या स्त्री स्वरूप में प्रकट करनी है। इस तरह की ग्लैंड, ये खाली इसका इतना ही काम नहीं, इसका एक काम है जो मलमूत्र बनते हैं उसे भी बाहर फेंकना है, क्योंकि ये पूरा कप उसे कहा जाता है मूलाधार, मूल आधार ही जीवन का, कि सारी जीवन की जो शक्ति जब पैदा होती है वो पहले संपर्क करती है मूलाधार का। जहां भी शक्ति पैदा होती है उसको आना पड़ता है मूलाधार चक्र के पास ही आना पड़ता है, क्योंकि वहां से बहाव शुरू होता है। तो वो मुख्य आधार है कि इस तरह का वो शक्ति स्थान है कि जितनी जरूरी है शरीर को शक्ति, उतनी शक्ति तो वो देता ही है मूलाधार से, लेकिन जितनी उसे लगता है कि इतनी अभी संभालनी जरूरी है कि कहीं फास्ट हो जाए, शरीर को भोजन न मिले, तो ऐसी सूक्ष्म व्यवस्था है हमारे भीतर, वो अपने आप संभालती है, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता। तुम तो खाली खा लो मसाला डोसा, बाकी सब काम शरीर करेगा। तो ये वो स्थान है कि अगर जरूरत से ज्यादा शक्ति हो गई तो संभालेगा, रखेगा, भौतिक रूप में वो कंपोज कर देगा, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स बना के रख देगा, शक्ति पुंज बना के रख देगा कि जब शरीर को जरूर पड़े तो उसमें से वो शक्ति दे सकता है। इस तरह का ये स्थान है। उसके ऊपर आए तो पेट, जहां से पूरा पोषण की जो प्रक्रिया है कि शरीर के लिए कितनी शक्ति चाहिए, भोजन में से कितनी शक्ति चाहिए, वो पूरा का पूरा काम उसका नियमन होता है पेट से। ये दूसरा भौतिक स्थान मैं बता रहा हूं, भौतिक स्थान के अगर तुम डिसेक्शन करो तो बायोलॉजिस्ट भी कहेंगे, डॉक्टर भी कहेंगे कि हाँ ये बात ठीक है कि वहां बहुत ग्लैंड है। अब आप ऐसा समझो कि ये ग्लैंड की असर किस तरह का होता है भीतर, कि डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारी पूरा पाचन तंत्र है, उसमें अनेक ग्लैंड काम करती है, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई अनेक ग्रंथियां काम करती है। लेकिन मैं तुम्हें कहूं कि इसका प्रकाश जो होता है वो नाभि केंद्र के पास होता है। इसका जो कुल सर्कल बनता है, उसका कुल सर्कल जो बनता है, सूक्ष्म विद्युत बनती है, उसकी मैकेनिज्म ये ऐसा है शरीर का कि वो नाभि केंद्र के पास होता है वो प्रकाश। अब तीसरा स्थान, वहां से तुम ऊपर उठो तो वो होता है हृदय, जिसके साथ जुड़ा है पूरा भाव शरीर। तुम्हारे भीतर जो भी भाव, टाइप ऑफ मूड तुम्हारे भीतर पैदा होता है, जो भी भाव कहो, उसका संबंध है तुम्हारे हृदय के साथ। कि तुम्हारा हृदय जितना स्वस्थ, तुम्हारा भाव शरीर जितना शुद्ध, तुम्हें जीवन मजा आएगा जीने का, कैसा ही हो जीवन।
जो भी छोटी मोटी प्रक्रिया है, जो भी लोग तुम्हारे आसपास, भीतर से दुश्मनावट नहीं आएगी कि ये कर रही है, ये कर रहा है, वो कोई फरियाद नहीं आएगी। अगर स्वस्थ है तुम्हारा भाव शरीर और उसका संबंध बनता है भौतिक रूप से, अगर देखे तो तुम्हारी हृदय की स्वस्थता कितनी है। तुम्हारा जो हृदय है जिसमें से लहू बहता है वो पूरे रुधिर का कंट्रोल करता है। जो हमारा हृदय है वो लोही का कंट्रोल करता है, रुधिर का कंट्रोल करता है। और रुधिर, आप ऐसी वैसी बात मत समझना। आप जब भोजन लेते हो तब आप, हम भोजन में आ ही रहा हूं उस टॉपिक पर, उस स्कूल पर आ रहा हूं, स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हम देखेंगे कि अगर तुम भोजन ले रहे हो, जिसने ये प्रक्रिया की है, तुम अलग अलग जगह पर भोजन लिया है, तुम देखना, तुम जहां पर पे करना पड़ता है, पैसा भरना पड़ता है कि इतना, चलो ये डोसा है, इसका 50 रुपया दो तो ये डोसा तुम्हें मिलेगा। ऐसे स्थान है, होटल है, लॉज है, जहां पर पैसे के व्यवहार से भोजन दिया जाता है। एक ऐसा स्थान है जहां प्रसाद के रूप में दिया जाता है भोजन, कोई तुम्हारे पास से रुपया की अपेक्षा नहीं है। ऐसे स्थान भी है। भारत में तो खास इस पर ध्यान दिया गया है और उसका बहुत आध्यात्मिक महत्व है कि उसमें अपेक्षा नहीं कि तुम क्या दे रहे हो। अगर ये रईस आया, उसने ज्यादा कुछ पैसा भरा तो उससे अच्छा भोजन मिलेगा। ये गरीब आया, वो पैसा न भर सका तो उसे खराब भोजन मिलेगा। ऐसा नहीं, भारत में ऐसे स्थान है, ऐसा दृष्टिकोण है कि सबको इस तरह से, उस पर पैसा नहीं लिया जा सकता, उससे पैसा से नहीं बांधा जा सकता। एक ऐसा रूप है भोजन का। और भोजन खाली भौतिक बात नहीं है। जो भोजन बनाता है उसका मूड कैसा है, उसका भाव कैसा है, उसका भी असर आता है सूक्ष्म रूप से। तुम जब भोजन ग्रहण करते हो और जब अपने भाव देखते हो तो उसमें भोजन बनाने वाले का भाव भी एंटर होता है तुम्हारे शरीर में सूक्ष्म रूप से। और ये जो सारे पोषक द्रव्य हमारे भीतर बहते हैं कि चलो आंतरड़ा, आंत में से तो उसने डिस्ट्रीब्यूट, उसने भोजन शोषण कर लिया, आंत ने अपना काम कर लिया, उसने भोजन शोषण कर लिया। अब वो देता है लहू को कि जाओ जहां जरूरत है तुम दे दो, शक्ति या पोषण युक्त पदार्थ है उसे तुम दे दो। अब काम आएगा हृदय का। हृदय पूरे शरीर में बहता है। मैं तुम्हें कहूं, एक एक कोष के पास ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन की व्यवस्था है कुदरती कि वहां ब्लड पहुंचता ही है। प्राकृतिक रूप से देखे अगर तो शरीर का एक एक कोष है, उसके पास रुधिर पहुंचता है उसे पोषण युक्त पदार्थ देने के लिए। और समझ लो कि उसका जो निकम्मा है, उसके लिए जो निकम्मा, उस कोष के लिए जो बोझिल रूप है, उस पदार्थ को खींच लेता है रुधिर। दोनों, आप समझो किस तरह का मैकेनिज्म होगा। दोनों प्रक्रिया एक साथ चल रही रुधिर में। एक तरफ से रुधिर दे रहा है शक्ति शरीर को, जो पोषण युक्त पदार्थ है, फ्रेश, नए, ताजे, जो तुमने नया ताजा भोजन लिया वो दे रहा है। भौतिक रूप से देखो तो वो दे रहा है। और जो विषाक्त पदार्थ है उसी वक्त खींच लेता है कि ये योग्य नहीं है, चलो तुम निकलो यहां से, निकालता है वो वहां से, वो ले जाता है। वो जहां जहां से विषाक्त द्रव्य फेंकने के द्वार है, मड़ द्वार है, मूत्र द्वार है, उसकी ओर फेंकता है शरीर अपने आप। अंदर का मैकेनिज्म, तुम्हें कुछ करने जाना नहीं पड़ता, तुम्हें डंडा लेकर देखने नहीं जाना पड़ता कि ये कोष कर रहा है काम, ठीक नहीं कर रहा है, अपने आप होता है, अपना आप मैकेनिज्म है उसका। और ये सारा काम है हृदय का। भौतिक तल से देखो तो ये हृदय कि जो हमारे शरीर के भीतर इस तरह का काम करता है। और उसका संबंध, जब मैं कहता हूं कि हृदय चक्र, तो उसका एक संबंध बनता है फेफड़े के साथ। ठीक से समझो, हृदय और फेफड़ा अलग नहीं। अगर वैज्ञानिक रूप से तुम देखो तो फेफड़ा का जो ऑक्सीजन ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना, प्रतिपल ऑक्सीजन ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना, ऑक्सीजन ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकना, ये प्रतिपल प्रक्रिया जो है वो एक हलेसा है। समझो कि जिस तरह से नाव को आगे चलाने के लिए हम हलेसा मारते हैं, या साइकिल को चलाने के लिए हम 2 पैडल मारते, इस तरह से ये 2 पैडल है कि सांस आती है, उच्छ्वास बाहर फेंकते, सांस आती है, उच्छ्वास बाहर फेंकते। तो ये जो पैडल चलता है तुम्हारे भीतर, तब उसका धक्का लगता है हृदय को। और इसके कारण जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन पूरे शरीर में फैलता है, पूरे शरीर में ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन ये खाली भौतिक नहीं है कि पोषण युक्त पदार्थ जाता है कोष के अंदर, ये खाली भौतिक नहीं।
जो तुम भोजन लेते हो उसके साथ जुड़ता है भाव भी। जो पुरानी विद्या थी तो वो ऐसी थी कि तुम डायरेक्ट, जो ऊंचे कुल की जो प्रक्रिया थी, समझ लो कि ब्राह्मण वर्ग था, उसमें तुम डायरेक्ट किचन में जाकर, किचन तो का ही नहीं जाता सकता, प्रसाद मंदिर ही, प्रसाद मंदिर में जाकर आप डायरेक्ट प्रसाद नहीं बना सकते, उसके नियम थे। और वैज्ञानिक था वो कि स्नान करना है ठीक से, कपड़े बदलना है या भीगे कपड़े पहनना है, ये भी विज्ञान है इसका भी, कि पूरा माथे से लेकर पूरा शरीर को भिगाना है। डायरेक्ट आप चूल्हा नहीं जला सकते, आप प्रसाद मंदिर में जा ही नहीं सकते, और प्रसाद मंदिर की स्वच्छता करे बिना आप प्रसाद नहीं बना सकते। और ये वैज्ञानिक है कि जहां पर भोजन बनता है, और भोजन तो हम भूल गए, आध्यात्म से जो भोजन का संबंध था वो था प्रसाद के रूप में ले जाना। ये बात चूक गए तो हम आ गए फूड, खाली भोजन, खाली भौतिक, हम इतना ही मानने लगे कि खाली ये भोजन है, इसके कारण हमारा भौतिक शरीर बनता है। जरा भी नहीं। भोजन के साथ तुम्हारी भाव दशा बनती है। खाली भोजन तुम्हारे भीतर भौतिक शरीर को नहीं संभालता। तुम्हारे भीतर जो सूक्ष्म विचार की धारा है उसका संबंध है तुम्हारे भोजन के साथ, कि तुमने भोजन किस तरह से ग्रहण किया है, उसके साथ संबंध है इसका। किस तरह से भोजन बनाए, अगर बनाने वाला प्रसन्न है, अगर खंजरी और अलका के बीच झगड़ा नहीं हुआ है, अलका ने दाढ़ बनाई है, खंजरी ने शाक बनाया, तो उसका स्वाद अलग ही होगा। उसमें अगर प्रेम का भाव है कि सबको खिलाए, ऐसा भाव होता है कि ना आज क्यों मैंने खुद जाना है, मेरे भीतर के कभी ऐसा हो जाता है कि मैं बनाऊं और सबको खिलाऊं, और सबको होता है। और जो भोजन के शौकीन होते हैं उसे तो होता ही है कि चलो ये क्या बनाते हैं, चलो मैं आज बनाऊं चाय और सबको पिलाऊं, इस तरह की चाय होनी चाहिए, होता है ऐसा। तो वो जब होती है वो उत्साहपूर्ण बात होती है। तो मैं कहता हूं कि जब कोई नया आए और उसे ऐसी भावना हो कि मैं सबको करके खिलाऊं, तो उसे करने दो, रोको मत, कि उसे भी चांस दो बनाने का। कि ऐसे क्षेत्र में आए हैं जहां सब साधक साधना कर रहे हैं, तो उसे अगर भाव हो रहा है कि चलो आज मैं सब्जी करके खिलाऊं, तो वो विधायत्मक भाव है, उसका असर आएगा तुम्हारे शरीर पर, विधायत्मक असर आएगा। अगर उसका मूड विधायत्मक है तो तुम विधायत्मक रहोगे, तुम्हें गुस्सा कम आएगा या आएगा ही नहीं। अगर ठीक से वो दाढ़ साग खाया है तो मुझे शिष्य पर गुस्सा नहीं आएगा। तो अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं टाल रहा हूं कि वो खंजरी के कारण और अलका के कारण आया, क्योंकि झगड़ा हुआ तो उसने ऐसा बनाई दाढ़, उसमें विषाक्त भाव आ गए, तो मेरे भीतर से गुस्सा है, लेकिन आता है। आप देख सकते हो कि भीतर आप जो भोजन लेते हो उसका असर जब मल निकल जाता है शरीर के बाद, उसके बाद भी रहता है। सबका अलग होता है। ये जो भोजन होता है उसकी कितनी डेंसिटी है, उसकी घनता कितनी है, ब्लड में रहने की, रुधिर में रहने की, या रुधिर में से बाहर निकल जाने की इसकी कितनी क्षमता है, वो सबकी अलग अलग होती है। सब, जैसे कि फ्रूट है, नेचुरल पदार्थ है फ्रूट, तो वो जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका ऑक्सीजन मिल जाता है और वो जल जाता है, तुरंत मिल जाती है उसकी शक्ति। लेकिन अगर तुमने श्रीखंड खाया है तो आराम से मिलती रहेगी शक्ति। निकल गया श्रीखंड का एक भाग, फिर भी श्रीखंड का बहुत बड़ा भाग शरीर में होता है, और उसमें से शक्ति मिलती जाती है, मिलती जाती। ये हृदय जिसके साथ जुड़ा हुआ भाव, तुम्हारे भीतर जितने भी भाव है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भाव स्वरूप लेता है उसका संबंध है हृदय के साथ। और हृदय एक नहीं, हृदय और फेफड़ा दोनों साथ काम करते हैं। हम कहते हैं हृदय चक्र, लेकिन हृदय चक्र को भी सपोर्ट करने वाला जो ऑर्गन है वो है फेफड़ा, कि तुम्हारी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कितनी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने की क्षमता कितनी। और ऐसा समझो कि ये कोई फिजिकल प्रक्रिया नहीं है कि तुम जब ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो तो तुम्हें लगता है बस खाली इतना ही है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन आया कार्बन डाइऑक्साइड गया। नहीं है, पूरा का पूरा प्राणायाम शब्द नाम दिया गया, प्राणायाम। और जो भी सांस की प्रक्रिया ठीक से की है वो मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। जिसने गहरी सांस ली है, गहरी सांस की प्रक्रिया अगर तुमने की है तो तुम्हें पता चलेगा कि गहरी सांस जब तुम प्रक्रिया में उतरते हो, गहरी सांस की प्रक्रिया में उतरते हो, उससे पहले का मूड और जितनी गहरी सांस लेते जाते हो
उसके बाद का तुम्हारा मूड कुछ अलग ही होता है, क्योंकि प्राणवायु के साथ बहुत विधायत्मक शक्ति है इस ब्रह्मांड की। वैसे तो ये सब्जेक्ट जाता है द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस के साथ, हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी भी मैं तुम्हें कहता हूं क्योंकि इसके साथ भी इसका संबंध है। जब तुम सांस लेते हो उसके साथ ब्रह्मांड की विधायत्मक शक्ति है, और उसका मैं समय तुम्हें कहूंगा कि उस समय में वो ज्यादा सरलता से तुम उसको ग्रहण कर सकते हो। एक तो जब सूर्य का प्रकाश पीला है, अभी पीला है, 3 बजे से लेकर उसका जो समय है कि तुम ज्यादा ब्रह्मांड की विधायत्मक शक्ति भीतर ग्रहण कर सको, उसका जो समय है वो 3 से शुरू होता है, और जब तक सूर्य का प्रकाश पीला है उस वक्त, और अभी सफेद हो रहा है, मैं कहूं कि अभी सफेद हो नहीं गया सूर्य, लेकिन हो रहा है, तब तक उसकी असर बहुत गहरी होती है। तुम अगर उसमें प्राणायाम करो या सांस को ज्यादा ग्रहण करने वाली प्रक्रियाएं करो तो उसके साथ बहुत सी विधायत्मक शक्ति तुम अपने अंदर ले सकते हो। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि ये जो समय है, अभी सूर्य आया नहीं है, 3 से लेकर अभी सूर्य नहीं आया है, उसमें ओजोन का प्रमाण ज्यादा होता है वातावरण में, ऑक्सीजन का एक ज्यादा ऑक्सीजन की शक्ति को प्रकट करने वाला एक ऑक्सीजन का ही रूप है, ऑक्सीजन का ही रूप, ऑक्सीजन O2 कहा जाता है केमिकल भाषा में देखे तो, ओजोन को O3 कहा जाता है। एक जो परमाणु है वो ज्यादा है ओजोन में, तो वो उसका प्रमाण ज्यादा होता है। 3 बजे से लेकर सूर्य का प्रकाश जब तक सफेद होता है, थोड़ा थोड़ा सफेद होने लगता है, तब तक उसका प्रमाण ज्यादा होता है। जैसे सूर्य बाहर आता है ओजोन का प्रमाण कम होता जाता है क्योंकि वो फिर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ा देता है। लेकिन इसके साथ इसमें अगर गहरी सांस की प्रक्रिया की जाए, और गहरी सांस की प्रक्रिया इस तरह से नहीं, ये नहीं, तुम आराम से जितनी गहरी सांस ले सको, आराम से भर सको, इतनी आराम से भरो। उसका कारण है कि तुम अगर आराम से सांस को भरना सीखोगे, आराम से, तो वो आराम से जो पोषण है उसका, ऑक्सीजन का पोषण, वो गहराई में जाएगा, गहराई के कोषों को मिलेगा वो पोषण, और उससे विषाक्त द्रव्य, अगर तुम आराम से गहराई से उच्छ्वास को बाहर छोड़ोगे, गहराई से, तो उसके साथ विषाक्त द्रव्य बहुत बाहर निकल जाएगा। और जो तुम्हारा मूड है, टाइप ऑफ मूड, वो हर एक कोष के साथ संबंधित है कि अगर आपके शरीर में ठीक से विषाक्त द्रव्य बाहर नहीं फेंका गया है आपके शरीर में से, आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ब्लड ही विषाक्त है। आपका रुधिर देखे, अगर भौतिक रूप से भी देखे तो आपके, जब आपका मूड अच्छा नहीं है, उसका अर्थ है कि आपके भीतर ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई, या ब्लड की जो ऑक्सीजन देने की क्षमता है कोषों को, वो कम हो गई। तो उसका संबंध बनता है फेफड़े के साथ और हृदय के साथ। ये तीसरा भौतिक स्थान। चौथा भौतिक स्थान है गला। ये ऐसी वैसी बात नहीं है, गला। उसके साथ जुड़ी हुई ग्रंथि इस तरह की ग्रंथि है कि तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर में जो शक्ति पैदा होती है, जो शक्ति बाहर फेंकी जाती है, शक्ति के जितने भी नियमन है, जितने स्वरूप है शक्ति का भीतर, उसका जो बैलेंस है, उसका संबंध है गले के साथ। तो गले का मसल्स जितना लचीला होता है, एक्टिव होता है, तो तुम्हारी वो ग्रंथि प्रभावित होती है उससे। तो शक्ति का जो प्रमाण है भीतर, नियमन करने का प्रमाण, तुम्हें रोग होता है तो उसका कारण है कि इम्बैलेंस हो गई, एनर्जी इम्बैलेंस हो गई। समझ लो कि तुम्हारे शरीर में कहीं गांठ आई, कहीं गांठ बनी, उसका कारण है कि तुम्हारे भीतर की शक्ति का एक भाग इम्बैलेंस हो गया। जो बैलेंस करती है गले की ग्लैंड है, वो जो बैलेंस करती है एनर्जी, वो ठीक से नहीं काम कर रही, उसका फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। तो तुम्हारे भीतर से ऐसी कोई भी विकृति आ सकती है, शरीर में विकृति आ सकती है, विकृत रूप धारण कर, वो शक्ति है। समझो कि अगर कहीं गांठ हो रही है, तुम्हारा शरीर गांठ धारण कर रहा है, तो कुछ भी नहीं, अगर शक्ति के रूप में देखा जाए तो शक्ति का एक विकृत रूप है, बोझिल रूप है, जो ठीक से बहना चाहिए या स्वरूप लेना चाहिए शरीर में, वो नहीं ले सका। तो उसे कहीं तो रहना पड़ेगा, कहीं तो उसको
ठहरना पड़ेगा, तो वो इस तरह से प्रकट हो जाएगी। तो चौथा स्थान जो तुम्हें समझना है, गला, कि जिस वहां जुड़ी हुई ग्लैंड खाली आवाज का नियमन नहीं करती है कि तुम्हारे भीतर से शब्द निकलते, इतना ही नियमन नहीं है। जितनी भी शक्ति है, जितने स्वरूप है शक्ति के, जितने शक्ति के स्वरूप बदलते हैं भीतर, एक शक्ति से दूसरी शक्ति में चले जाते, दूसरी से तीसरी में, इस तरह के जो अनेक अनेक रूप से शक्तियां भीतर प्रकट होती है, अनेक प्रकार के रिएक्शंस चलते, अनेक प्रकार के एक साथ चलते। फेफड़ा अपना काम करता है, हृदय अपना काम करता है, भौतिक स्तर से देखे तो भी अनेक फंक्शंस चलते तुम्हारे भीतर। वो फंक्शंस के साथ जुड़ी हुई जो शक्ति है उसको ठीक से बैलेंस करती है तुम्हारे गले की ग्लैंड। वो गड़बड़ हुई तो उसके साथ तुम्हारी शक्ति की सारी प्रक्रिया गड़बड़, तुम्हारे भीतर एक्सीडेंट होना शुरू होता है शक्ति का। शक्ति एक दूसरे के साथ अथड़ाना शुरू होती है, शक्ति को बनना था ये वो बन जाती है, और कुछ इस तरह की प्रक्रियाएं होती। वो चौथा स्थान गला। और ये सारे स्थानों का संबंध है तो तुम्हारी रीढ़ के साथ, ये मत भूलना। ये सारे के सारे जो मैं 4 स्थान दिखा रहा हूं, ये बायोलॉजिकल स्थान है। बायोलॉजिकल स्थान का अर्थ है जैव स्वरूप है इसका। अगर तुम इसे डिसेक्शन काटो शरीर को, तो मैं जो 4 स्थान बताता हूं वहां तुम्हें ग्लैंड मिल सकती है, ग्रंथियां मिल सकती है, छोटी ग्रंथियां। लेकिन ये तुम्हें लगती है इतनी इतनी ग्रंथि होती है जो एकदम छोटी छोटी ग्रंथि है, लेकिन वो पूरे शरीर को संभालती है। अगर वो ग्रंथि शरीर में से निकल जाए तुम्हारे शक्ति न रहे, शक्ति का प्रागट्य रहे नहीं। ऐसे ये स्थान है, 4 महत्वपूर्ण स्थान। शक्तिपीठ कोई बार नहीं। तुम्हें शक्तियों के दर्शन बार करने जा रहे हो अभी, तो अभी तुम अनजान हो, तुम अज्ञान हो, अभी प्राइमरी स्कूल में हो तुम धर्म की। मैं जो कॉलेज का शिक्षण में प्रकट कर रहा हूं तो उसका अर्थ है कि धर्म बहुत ऊंचाई है। धर्म तुम्हें यह समझना है। अगर तुम्हें दर्शन करना है रोज, तो ये स्थानों के दर्शन करना सीखो कि मूलाधार चक्र की शक्ति है तो उसका दर्शन, उसकी अनुभूति, पेट की शक्ति है तो उसका अनुभव, उसका दर्शन, हृदय की शक्ति है तो उसका अनुभव, गले की शक्ति है तो उसका दर्शन, उसकी अनुभूति। ये 4 भौतिक स्थान। और चारों 4 भौतिक स्थान जब तक तुम्हारे स्वस्थ नहीं, ठीक नहीं, तब तक तुम त्रिनेत्र को बात पर जाना ही मत। जरूर उसको छूते रहो, काम करते रहो, लेकिन खाली त्रिनेत्र को पकड़ के बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा। क्योंकि त्रिनेत्र तो जगह है, एक जगह है, उसके द्वार खोलना है। किस तरह से खोलोगे? जब तक तुम्हारे भीतर से शक्ति प्रकट ही नहीं हो रही, और प्रकट होती है शक्ति तो वो ऊपर पहुंचती ही नहीं। इतने ब्लॉकेज भीतर से, और ब्लॉकेज हो ही जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम रीड ढीली करके तुम त्रिनेत्र पर ध्यान कर सको, हो ही नहीं सकता। तुम करो, अगर तुम्हारा ध्यान ठीक लगने लगा, रीड अपने आप सीधी होगी, अपने आप। इस तरह का रहस्य उसका कारण है कि रीड, अगर तुम ढीली रीड करके बैठे हो, त्रिनेत्र पर ध्यान कर, वो अपने आप रीड को सिद्धि करेगा। क्योंकि मूलाधार की शक्ति को त्रिनेत्र पर पहुंचना पड़ता है। जैसे तुम त्रिनेत्र पर ध्यान देते हो तो वहां शक्ति को जाना पड़ता है। इस तरह से समझो, तुम भीतर से जहां ध्यान लगाते हो वहां शक्ति को पहुंचना पड़ता है मूलाधार से। देखना, तुम्हारे भीतर अगर काम वासना की इच्छा प्रबल है, प्रबल हो रही है, करके देखना है प्रयोग कि जब ये काम वासना की इच्छा प्रबल हो रही, तुम त्रिनेत्र पर ध्यान करो। चलो, तुम तुम्हारा ध्यान त्रिनेत्र पर ले जाओ, और जितना तुम्हारे भीतर तुम्हारी क्षमता जितनी जबरदस्त, तुम त्रिनेत्र को छुए कि काम वासना समाप्त। तुम्हारे भीतर काम वासना नहीं रहती। जो काम का बाण था उसको शिव के धनुष से उसने मार दिया, काम को हटा दिया। ये घटना कि तुम्हारे भीतर अगर काम वासना जग रही है और तुम तुम्हारे भीतर त्रिनेत्र पर ध्यान ले जाओ, काम वासना संभव ही नहीं। और संभव है तो उसका अर्थ है कि तुम्हारा ध्यान त्रिनेत्र पर नहीं है। काम की जो शक्ति है वो इतनी ज्यादा है और तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता नहीं त्रिनेत्र पर रुकने की, तो काम वासना खींच जाती है शक्ति, बाकी संभव ही नहीं। तुम्हें त्रिनेत्र को छुआ कोई, मैं खाली काम वासना का तो तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं। कोई भी तुम्हारे भीतर क्रोध चल रहा है, क्रोध की ज्वाला
चालू हुई तुम्हारे भीतर, तुम्हारा हृदय चक्र में से क्रोध की ज्वाला निकलने लगी और तुमने त्रिनेत्र पर ठीक से ध्यान लगाया। ऑन द स्पॉट, जिस तरह से गर्म तावड़ी है और उस पर तुम पानी डालो तुरंत बाष्प हो जाता है। ऐसा नहीं कि तुमने त्रिनेत्र पर ध्यान दिया फिर 1 घंटे के बाद घंटे के बाद तुम्हारा क्रोध समाप्त होता है ना, ऐसा नहीं। तुमने ध्यान दिया और तुम्हारा ध्यान सच में ध्यान है। खाली तुम जब जिम्मेवारियों से भागने के लिए पलाठी वाड़ के बैठ गए हो, काम चोरी करने के लिए आंखें बंद कर की है, बगासा आ रहा है मुंह से और तुम ध्यान में बैठे हो, ऐसा ध्यान से कुछ नहीं होगा। ध्यान के लिए शक्ति को ठीक से प्रज्वलित करना सीखो। ठीक से शरीर की जो सुसुप्त शक्ति है उसको प्रज्वलित करना सीखो और उसका मार्ग बनाओ कि ऊपर अगर शक्ति नहीं जा रही है तो रीढ़ में कुछ गड़बड़ है, तुम्हारा ब्रिज ठीक नहीं है, गड़बड़ है, तो बीच में शक्ति फंस जाती है। कहीं जाना था ऊपर लेकिन वो बीच में खड्डा था, पड़ी, फिर से नीचे चली गई, तुम्हारी शक्ति आड़ी अवड़ी चली गई, ऊपर नहीं गई। और उसके निशानी है कि अगर तुम्हारी रीढ़ ठीक है और तुम देखते जाओ, तुम रीढ़ सीधी करके बैठना सीखो, खाली रीढ़ सीधी करके बैठना सीखो, तुम्हारे जीवन के प्रश्न कम हो जाते हैं कि नहीं, तुम्हारे जीवन में से नकारात्मक भाव कम होते जाते हैं कि नहीं, देखना। तुम कुछ और न करो तो खाली रीढ़ सीधी करके ठीक से बैठने की कला सीखो कि जब बैठो रीढ़ सीधी करके बैठो, चेहरा सीधा करके बैठो, गड़बड़ मत बैठो, ठीक से रीढ़ को सीधी रखो। हां, तुम्हारी जब तक ये हैबिट नहीं बनी, तुम्हारी आदत नहीं बनी, तब तक रीढ़ फिर से गड़बड़ हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। लेकिन जैसा ध्यान जाए, और बच्चों को यही सिखाओ, और बोलने से नहीं। ठक्कर बापा को अगर इस बच्चे को सिखाना है कि रीढ़ को ठीक रखना है तो खुद को बैठना है रीढ़ सीधी करके, भाषणबाजी नहीं। भाषण हमारे बहुत लंबे लंबे जैसे मैं देता हूं और काम कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं। हमें काम करके दिखाना है। देखो आज मैं आके गया हूं तुम्हारे पास, ऐसा नहीं कि मैंने काम नहीं किया, कुश्ती के 2 दाव लगा के गया हूं। तो ये 4 स्थान इसलिए समझना है कि ये भौतिक स्थान है और ये स्थान की जो शक्ति है उसको ठीक से ऊपर बहना है। अगर तुम्हें धर्म जानना है, अगर तुम्हें आत्मा को सच में जानना है तो उसका मैं विज्ञान खोलता हूं कि इस तरह का विज्ञान है। शारीरिक तल पर तुम्हारा इतना कम से कम नॉलेज चाहिए। यूनिवर्सिटी का शिक्षण अगर तुम आगे लेना चाहते हो, महामृत्यु यूनिवर्सिटी जो धर्म की यूनिवर्सिटी, इसमें तुम काम करना चाहते हो तो इतना नॉलेज तुम्हारे पास होना चाहिए, इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, शरीर के इंस्ट्रूमेंट की इतनी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए कि इतने 4 शक्ति के स्थान, मूलाधार, पेट के नीचे, पेट स्वयं, नाभि केंद्र जहां नाभि का छिद्र है, जहां से मां के साथ जुड़े थे वो नाभि, उसके बाद हृदय और कंठ, ये 4 भौतिक स्थान। और वहां से उत्पन्न होने वाली शक्ति को अगर ऊपर ले जाना है तो रीढ़ को लचीला रखना है। तुम रीढ़ को लचीला किस तरह से रखोगे, ऐसा समझो कि अगर तुमने बैक बेंडिंग नहीं जाना, बैक बेंडिंग का अर्थ है पीछे की ओर मुड़ना, पीछे की ओर मुड़ना। जैसे जैसे जीवन तुम्हारा आगे जाए, तुम वृद्धत्व की ओर शरीर जा रहा है, तो तुम्हें समझना है बैक बेंडिंग, समझना ही है, सबको समझना है, क्योंकि सबको आखिर परम जीवन तब ही मिल सकता है जब तुम्हारी शक्ति काम केंद्र से ऊपर की ओर जाए, आकाश की ओर बहे भीतर। जब तक तुम्हारी काम केंद्र से शक्ति गुरुत्वाकर्षण की ओर बह रही है, मुक्ति संभव ही नहीं। करके दिखाओ मुझे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुक्ति का द्वार ही ऊपर है, तो तुम नीचे से मुक्त नहीं हो सकते, तुम्हें ऊपर ही उठना पड़ेगा। जीवन को अगर तुम्हें जीवन में आनंद चाहिए, जीवन में तुम्हें शांति चाहिए, जीवन में तुम्हें प्रसन्नता चाहिए, उत्साह चाहिए, तो तुम्हें ऊपर उठना ही पड़ेगा। जब तक तुम्हारे जीवन में फरियाद है, कंटाड़ा है, बोझिल जीवन लगता है, उसका कारण है तुम्हारी रीढ़ गड़बड़ है, ब्रिज पूरा का पूरा नबड़ा। और इसका कारण है कि बैक बेंडिंग तुमने जाना ही नहीं। मसाला डोसा बनाना आता है, लेकिन तुम्हें बैक बेंडिंग का पता नहीं कि मसाला डोसा से खाई हुई शक्ति को किस तरह से त्रिनेत्र की ओर ली जा सकती है। यह आध्यात्मिक विज्ञान। तुम रसोई का विज्ञान जानते हो, तुम आध्यात्मिक विज्ञान तुम्हें गुरु के पास से समझना है
कि हम 4 डोसा खा गए, 1 डोसा खाना था 4 खा गए, अब क्या करें? तो वो तुम्हें बताएगा कि आज पूरे कुश्ती के 9 दाव कर लो। तुम्हारी शक्ति पूरी की पूरा मसाला डोसा जल जाएगा, रहेगा ही नहीं। 11 बजे ही भूख लग जाएगी, 12 बजे का समय प्रसाद लेने का, 11 बजे ही गलू के पेट में म्याऊं म्याऊं होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो सारे भौतिक स्थान है, उसके साथ उसको सबको, उस सारी शक्तियों को अगर संतुलित करती है तो तुम्हारी रीढ़। इसलिए रीढ़ का स्वास्थ्य संभालना जरूरी। अगर तुम्हें ऊपर की ओर यात्रा करना है तो पहले रीढ़ को ठीक करना पड़ेगा। रीढ़ ठीक ही नहीं और तुम रॉकेट डालोगे, रॉकेट अथड़ा कर वापिस आएगा। फिर तुम फरियाद करोगे कि सन्यास, तुमने माला लटकाई। अब माला लटकाने से थोड़ा सन्यासी कोई हो जाता है। माला लटकाना तो विधि शुरू हुई, अभी तो शुरू हुआ कि भाई चलो अब एकड़ा बगड़ा शुरू करो आध्यात्म का। तुमने माला पहन ली, कोई भी रंग का गाउन धारण कर लिया, कोई गलत बात नहीं। तुमने बाल बढ़ा लिया, कोई गलत बात। तुमने बाल मुंडवा लिया, चोटी रखी, चोटी काटी बाहर से, जो तुम्हें करना है, तुम्हारी मौज, तुम्हारी मर्जी। लेकिन वहां से आध्यात्म का विज्ञान समझने का, कि अब तुम फर्स्ट केजी में दाखिल होते हो आध्यात्म की, चलो तुमने मरून गाउन पहना, तुम्हें माला लटकाई, चलो एबीसीडी सीखना शुरू करो, कि यहां से आध्यात्म का विज्ञान सीखना शुरू करो। और शुरू ही करना है ना, कभी तो हम शुरू करते हैं तो कभी पहुंच जाएंगे, तो शुरू तो कर ही दिया। तो मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं वो समझा रहा हूं 9वीं विधि, द्वंद्व युद्ध की 9वीं और आखिरी विधि, और वो है जिसके साथ तुमने स्पर्धा की। 8 विधियों में तुमने उसे पछाड़ने का, उसके साथ स्पर्धा करने का, द्वंद्व युद्ध करने की जो प्रक्रिया की, तो 9वीं विधि है उसकी रीढ़ को ठीक करो। तुम्हारी रीढ़ भी ठीक करो, वो तुम्हारा प्रतिस्पर्धी करेगा जिसके साथ तुमने स्पर्धा की, और उसकी रीढ़ तुम सीधी करोगे। जो मैं प्रक्रिया दिखा रहा हूं उसमें तुम्हारी रीढ़ लचीली होगी। जितना बैक बेंडिंग बढ़ेगा, तुम्हारा जो रीढ़ की कमान है वो पीछे से जितनी मुड़ेगी, उतनी तुम्हारी रीढ़ और रीढ़ के साथ जुड़े हुए बैक मसल्स और ऑर्गन्स के बैक मसल्स, जितने भी ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, किडनी, ऐसे जो भी छोटे मोटे ऑर्गन्स है तुम्हारे शरीर में, उसके बैक मसल्स तैयार होंगे इस प्रक्रिया से। सबको जाननी है, मुंह नहीं मोड़ना है इस प्रक्रिया से। पहले ठीक से इस प्रक्रिया को समझ लो कि किस तरह से ये की जाती है, और इसके कारण जो पूरे द्वंद्व युद्ध प्रक्रिया में या नृत्य की प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया तुम करते हो, तब तुम्हारी रीढ़ की जो शक्ति है वो इम्बैलेंस हो जाती है। समझना है। इवन मैं तुम्हें कहूं कि अगर तुम ध्यान में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठे पद्मासन लगाकर, वज्रासन में, प्रारंभ में जब तक तुम्हें पता नहीं, उसके बाद बैक बेंडिंग जरूरी। तुम खाली पद्मासन करके छोड़ दोगे तो इतना विधायत्मक असर नहीं आएगा। तुम्हें बैक बेंडिंग समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम पद्मासन लगाते हो तब क्या होता है समझ लो, रीढ़ की सारी हड्डियों का वजन नीचे की जो रीढ़ की हड्डी है उस पर आता है पद्मासन में, तो हड्डियों गुरुत्वाकर्षण की ओर चली जाती है। उसे फिर बैक बेंडिंग करके उसके बीच का अंतर है वो ठीक करना है, नहीं तो तुम्हें ध्यान के बाद आड़स लगेगा। आड़स का इतना ही अर्थ है कि बोझिल हो गई शक्ति, अब नीचे ठहर गई, ऊपर नहीं जा रही है शक्ति। अगर शक्ति ऊपर जाती है तो तुम्हें बोझिल नहीं लगेगा ध्यान के बाद। ध्यान के बाद अगर आड़स लगे, थकान सा लगे, तो इतना ही अर्थ है कि ब्लड नीचे हो गया, ब्लड की शक्ति नीचे ठहर गई, ऊपर नहीं जा रही है। तो ऊपर जाने के लिए करना है वो है बैक बेंडिंग। द्वंद्व युद्ध में तो तुम्हारा प्रतिस्पर्धी है ही। अगर तुम ध्यान की बैठक के बाद भी तुम्हें बैक बेंडिंग के बहुत सी एक्सरसाइज है, आसन है, मैं धीरे धीरे सबको परिचित करवा रहा हूं इस प्रक्रियाओं से, वो करना है ताकि तुम्हारी बैक लचीली हो। जितनी तुम्हारी बैक लचीली, तुम्हें पता हो न हो, लेकिन वो शक्ति अपने आप ऊपर चली जाती है, ऊपर, और ऊपर के द्वार खोल देती है। ऊपर के द्वार, ऊपर के जो शक्ति चक्र है, जो सूक्ष्म रूप से है, त्रिनेत्र से जो यात्रा होती है, अंदर की यात्रा है, वो तुम्हें बाहर नहीं मिल सकता। वो तुम्हें दर्शन के साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया है, सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़े हुए रहस्य है, तो वो भौतिक रूप में तुम्हें नहीं मिल सकते। वो जो सारे रहस्य है तुम्हें सूक्ष्म रूप में समझ में आ सकते हैं, और उसके लिए जो मुख्य जरूरी है, वो जो ब्रिज है शरीर का, रीढ़, उसको ठीक करना है। तो अगर तुमने सारी प्रक्रियाएं की, समझ लो कि
8 प्रक्रिया में से तुम निकले, द्वंद्व युद्ध की 8 प्रक्रिया में से तुम निकले और 9वीं प्रक्रिया तुमने छोड़ दी, तो वो अवैज्ञानिक हुआ। आध्यात्मिक रूप से अगर तुम देखो तो आध्यात्मिक रूप है प्रक्रिया का, जो एक इसका संबंध बनता है भौतिक स्थिति के साथ, वो तुमने पूरी नहीं की, ठीक नहीं किया, पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई। प्रक्रिया समाप्त कब होती है? जब 9वीं प्रक्रिया तुम करते हो, जो रीढ़ के साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया है, मेन रीढ़ है, लेकिन इस रीढ़ की प्रक्रिया से जो रीढ़ का बैक बेंडिंग होता है, पीछे की और कमान की तरह मुड़ती है रीढ़ इस प्रक्रिया में, 9वीं प्रक्रिया में। और इसमें जिसके ऊपर रीढ़ रखते हैं वो थोड़ा थोड़ा हल्का सा झर्क देता है, शरीर का झर्क देता है। इसके कारण जो रीढ़ का फ्लूइड है, रीढ़ का एक अपना द्रव्य है, रीढ़ के अंदर एक द्रव्य है, ऐसा मस्तिष्क के आसपास भी एक द्रव्य है, उस पर उस वाइब्रेशन का असर आता है, पॉजिटिव आता है असर, क्योंकि तुमने द्वंद्व युद्ध की प्रक्रिया की है। पूरा शरीर ऑक्सीजनेटेड होगा अगर ठीक से किया, सारे के सारे मसल्स एक्टिव होते उसमें। तो अगर थोड़ा सा वाइब्रेशन दिया जाए तो तुम्हारे भीतर जो वाइब्रेशन आएगा उसके कारण उसका संतुलन बढ़ेगा। जो जीवन की अनेक घटनाएं हैं जो तुम्हारे भीतर दुख देती है, पीड़ा देती है, संताप देती है, तुम्हें असंतुलित कर देती है, अगर आध्यात्मिक रूप से देखे तो इस प्रक्रिया में तुम्हारे अंदर एक इस तरह का नियंत्रण आना शुरू होगा कि जिसके कारण तुम्हें कोई असर ही नहीं होगा। कोई व्यक्ति तुम्हें आके गाली दे या प्रशंसा करे, कोई तुम्हारी निंदा करे, अच्छा बोले, शब्दों का कोई असर नहीं, व्यक्ति के व्यवहार का कोई असर नहीं, परिस्थितियों का कोई असर नहीं। भीतर तुम इतने ही जल कमलवत, उसका इतना ही कारण कि तुम्हारी रीढ़ स्वस्थ, तो शक्ति आत्मिक क्षेत्र में चली जाएगी। भीतर का जो सूक्ष्म अवकाश है, अगर किसी ने गाली दी है वो बाहर का रूप है गाली, कि तुमने कहा कि गाली ABCD है लेकिन आगे पीछे हो गई, तो स्टूपिड कहा किसने? हमें तो कुछ नहीं होता, जो इंग्लिश नहीं जानता उसे तुम आके स्टूपिड कहो तो होता है कुछ नहीं लगता कि ठीक है स्टूपिड का, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। उसके अंदर एक शक्ति है, भावात्मक शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, उसका तुम उपयोग कर सकते हो। उसकी शक्ति तुम, चलो तुम्हारा क्षेत्र नहीं खुला है कोई बात नहीं, तुम मेरे क्षेत्र में आ जाओ, उसकी शक्ति लाके तुम अपने अवकाश में डाल दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा अवकाश है तो तुम्हें कोई गाली का असर नहीं हो सकता। ये इसका आध्यात्मिक विज्ञान है। यहां पर मैं स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स समाप्त करता हूं इस दर्शन के साथ कि मेरे हिसाब से जो मैं स्कूल देख रहा हूं भविष्य में, वो इस तरह की स्कूल होनी चाहिए कि ऐसा अलग अलग नहीं कि पेंटिंग जो कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, वो शिल्प में रस न ले सके, उसे शिल्प में भी उतना ही रस लेना है, शिल्प को भी जानना है। शिल्पी है तो वो ऐसा नहीं कि वो ड्राइंग में रस न ले। असल में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब जुड़े हुए ही है कि जो शिल्प है उसमें चित्र होता ही है, लेकिन ये सबको आगे निकलना है, यहां पर नहीं, कला में यहां पर नहीं ठहरना है। कला का एक संबंध बनता है नृत्य के साथ, और नृत्य का गहरा संबंध है द्वंद्व युद्ध के साथ। तुम मानो न मानो, लेकिन मैं तुम्हें अनुभव से कहता हूं कि जब तक तुम द्वंद्व युद्ध ठीक से न समझो, तुम्हारा नृत्य ऊपर ऊपर होगा। तुम्हारा नृत्य खाली स्टेज वर्किंग है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा नृत्य अगर ठीक से स्पिरिचुअल बनाना है, आत्मिक रूप देना है, आत्मा को समझने के लिए नृत्य में जाना है, तो मैं ऐसी स्कूल देख रहा हूं कि जिसमें द्वंद्व युद्ध प्रक्रिया होनी चाहिए, नृत्य होना चाहिए। कला है तो सारी कलाएं, कलाओं में से कलाकार ही है। अगर भीतर से कलाकार का ही रूप है तुम्हारे भीतर, तुम चित्रकार हो या नृत्यकार हो, संगीतकार हो, गीतकार हो, शिल्पकार हो, तो उसे वहां ठहर नहीं जाना है। मैंने जो जाना देखा, मैं तुम्हें कहता हूं, उसे नृत्य की ओर आगे चले जाना है, नृत्य की दिशा में आगे जाना है, नृत्य को जानना है, नृत्य करना शुरू कर दो। और उसके साथ साथ नृत्य में भी अटके मत रहना, उसके साथ साथ द्वंद्व युद्ध की जो प्रक्रिया मैं प्रस्तुत करता हूं तुम्हारे सामने, उसे भी जानना जरूरी है। और इसलिए जानना जरूरी है कि द्वंद्व युद्ध में, नृत्य में प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती। तुम अगर अकेले नृत्य करते हो, स्पर्धा नहीं होगी, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, और प्रतिस्पर्धा को जानना ही है। प्रतिस्पर्धा में से तुम्हें निकलना है,
मैं तुम्हारे जीवन से कह सकता हूं कि अभी तुम्हारे में स्पर्धा है। अगर तुम्हारे जीवन में से स्पर्धा नहीं होगी तो हेमंत कुछ भी करेगा, उज्जवल को कोई असर नहीं होगा, चका बापा को कोई असर नहीं होगा। चका बापा कुछ भी करेगा, हेमंत को कोई असर नहीं होगा। उज्जवल कुछ भी करेगा, हेमंत को कोई असर नहीं होगा। अलका कुछ भी करेगी, खंजरी को असर नहीं होती। खंजरी कुछ भी करती, मच्छी खाई है, खंजरी कुछ भी करेगी, अलका को असर नहीं होगा। उसका कारण है, जब तक प्रतिस्पर्धा है तुम्हारे भीतर, तब तक ही बाहर की व्यक्ति तुम्हें हिला सकती है। मैं जो प्रक्रिया दे रहा हूं, द्वंद्व युद्ध जो अंत कर रहा हूं, कला का अंत में युद्ध से कर रहा हूं। प्रारंभ में युद्ध नहीं दिया मैंने तुम्हें, मैंने कलाओं की बात की, और मैं अंत में तुम्हें युद्ध देता हूं कि युद्ध है, तुम्हारे भीतर युद्ध है, कलाकार के भीतर युद्ध है। वो गमला मानता हो न मानता हो, लेकिन जब वो उतरेगा, समय लेकर आएगा मेरे पास, तब उसे पता चलेगा कि हां, मैं जो तमाकू चबा रहा हूं इसका कारण है कि अभी प्रतिस्पर्धा है मेरे भीतर। और स्पर्धा को, जो मैं द्वंद्व युद्ध की जो मुख्य प्रक्रिया है कि प्रतिस्पर्धी तुम्हारे सामने जो रखा जाता है वो तुम ही हो। बबलू मेरे सामने है तो वो मेरा ही स्वरूप है। कोई भी युद्ध में तुम्हारे सामने है वो तुम्हारा ही स्वरूप है। कृष्ण ने दुर्योधन को अलग नहीं माना। कृष्ण वो अनुभव अर्जुन को करवाना चाहते थे कि दुर्योधन में तुम्हें दिखाई देता है कि वो ही मेरा ही है, फिर भी उसके साथ लड़ना है। आप देखोगे कि मैं जब आऊंगा, जिसके साथ भी आऊंगा द्वंद्व युद्ध में, उसे पछाड़ने की कोशिश ही करूंगा, चाहे मैं क्यों पछड़ न जाऊं, लेकिन मेरी ट्राई तो उसे ही पछाड़ने की होगी। और जब तक स्पर्धा है कि नहीं, जो देखना है सूक्ष्म रूप, और ऐसी कोई कला नहीं होगी। ठीक से तुम मेरे पास ले आओ तो हम उस पर काम करेंगे, हमारा काम ही वही है, रिसर्च वर्क है हमारा धर्म में। तुम ले आओ कि ये कला इस तरह से काम कर सकती है, ले आओ, चलो। मैंने अभ्यास करके ये बात प्रकट करता हूं मैं तुम्हारे सामने कि द्वंद्व युद्ध जैसी प्रक्रिया नहीं। तुम कुछ भी करो लेकिन द्वंद्व युद्ध जानो, उसकी सारी प्रक्रियाएं जानो, क्योंकि ये तुम्हारे भीतर की जो स्पर्धा है जीव के साथ मिटा देगा, पूरा द्वंद्व युद्ध मिटा देगा। तुम्हारा मन समाप्ति हो जाएगा हार जीत के साथ। जहां पर तुम्हारी हार जीत समाप्त हुई, तुम समझो मन गया। जहां पर तुम्हारी प्रतिस्पर्धा समाप्त हुई, फिर कौन दुश्मन? सब दोस्ती या दोस्त या दुश्मन तो कोई नहीं, अजात शत्रु। ये स्थिति धारण की जा सकती है अगर ठीक से द्वंद्व युद्ध कला को आध्यात्मिक रूप में लिया गया। और ये जमाना ही वही है कि अब इसी पर काम करना है। अब मनुष्य को जो काम करना है वो भीतर का विषाक्त द्रव्य से अपने को मुक्त करना है। बाहर तुम 1000 लड़ोगे, 1000, कोई अर्थ नहीं है, तुम शक्ति बिगाड़ दोगे। अन्याय के सामने लड़ते रहो, कोर्ट में केस दाखिल करते रहो, और गुनेगार मजबूत होता जाएगा। ये जमाना ही नहीं, ये सब कुछ हमने कर लिया। अब जो समझदार व्यक्ति है इस जमाने में, इस जगत में, उसे मैं एक रूप दे रहा हूं, एक शिक्षण देने की मेरी कोशिश है कि तुम इस तरह से, इस ढंग से चलो तो कैसा चला जा सकता है, और तुम कितने जीवों को मदद कर सकते हो। देखो, जाने अनजाने कितने लोगों को मदद कर सकते हो, कितने जीवों को मदद कर सकते हो, प्रकृति को मदद कर सकते हो। तो ये वो कला है, द्वंद्व युद्ध कला, कला का अंतिम रूप। नृत्य नहीं, मैं तुम्हें कहता हूं कला का अंतिम रूप है। ठीक से नृत्य को जानो, उसके साथ द्वंद्व युद्ध कला को भी जानो, और तुम प्रतिस्पर्धा से, दुश्मनी से संपूर्ण मुक्त हो सकते हो। और हम सब यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे। हम इस पृथ्वी की धर्मशाला में ठहरे। आज नहीं तो कल मुझे भी जाना है, आज नहीं तो कल तुम्हें भी जाना है। फिर मैं क्यों लड़ता रहूं चका बापा से या उज्जवल से या हेमंत से? मैं भी प्रेम में रहूं और मैं तुम्हारे बीच प्रेम का सेतु पैदा कर सकूं, तो ही मुझे गुरु मानना, नहीं तो मुझे गुरु मानना ही मत। द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स, मुझे तो ऐसा लगता था, ताजुब हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है कि ये समाप्त होगा या बस ये कहते 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 मेरे प्राण चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं कल से शुरू कर रहा हूं द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज ये कला की जो स्कूल है उसका वर्णन, शाब्दिक वर्णन समाप्त करता हूं, कार्य नहीं।
शांति शांति शांति। हम सब सदा हमारे भीतर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं। मेरा वंदन स्वीकार करे। अस्तु।
पंजा पंजा बबलू हारे खेली
મિત્ર આ લેજો, આ નથી લેવાય, બેક. द्वंद्व युद्ध प्रक्रिया के बाद कमर का रिलैक्सेशन जरूरी, पूरी रीढ़ का रिलैक्सेशन इस तरह। थोड़ा सा हिलाना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे और थोड़ा सा हिलाना है, ताकि रीढ़ का जो फ्लूइड होता है वो बैलेंस होता है।
मंजलि